और दुबई मूव होना ही है तो कुछ भी कर लें। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमने एक वहाँ पर ना एक आइडिया लिया कि अगर हम अपना सेम लाइफस्टाइल। अब रिस्क लेने का फायदा। Hey guys, welcome back to the channel. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। माय नेम इज शिल्पा And my name is Amit. हम 2018 में 5 साल दुबई रहने के बाद दुबई से कनाडा मूव हुए थे ऑन परमानेंट रेजिडेंसी। अब हमें कनाडा में रहते हुए 6.5 साल हो गए हैं। नाउ वी आर कैनेडियन सिटीजन्स। मार्च 2023 में हमें कनाडा की सिटीजनशिप मिली थी और जिस दिन से हमें कनाडा की सिटीजनशिप मिली थी हम लोग उस दिन से इसी डायलेमा में थे कि अब हम दुबई वापस मूव हो जाएंगे क्या। एक्चुअली दुबई से जो लोग मूव होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन द सेम डिलेमा कि उनको लगता है कि कनाडा का पासपोर्ट लेंगे उसके बाद दोबारा दुबई चले जाएंगे। दुबई से प्यार इतना होता है यार। एक्चुअली मेरा दुबई के बड़े सारे अट्रैक्टिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप दुबई का मोह त्याग ही नहीं सकते। सबसे बड़ा फैक्टर तो है वहाँ की टैक्स फ्री सैलरी, जिसके लिए तो हर कोई दुबई में मूव होना चाहता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहता हो, कनाडा को छोड़ो। और दूसरा आप वेदर कह सकते हो कि जब कनाडा की ठंड में आप आते हो ना दुबई से, तो आपको लगता है भाई साहब कितनी ठंड है यहाँ पर, वापस दुबई मूव हो जाते हैं। यहाँ पर तो 3-4 महीने आप बाहर ही नहीं निकल सकते हो, इतनी स्नो पड़ती है। राइट, और फिर इंडिया के भी इतना पास है, आप दुबई में रहते हो, जब मन करे उठकर इंडिया चले जाओ। कनाडा से तो या इंडिया के टिकट इतनी महंगे कि आप सोचते रहोगे कि इंडिया कब जाओ। तो भाई जो लोग फैमिली से बहुत अटैच्ड है, इंडिया से बहुत अटैच्ड है, उनको दुबई बुला ही लेता है वापस अपने पास। एंड सबसे बड़ा पॉइंट वो है सेफ्टी। दुबई इज कंसीडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कंट्री तो नहीं है, सिटी है वो। यूएई इज कंसीडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हमने जब ये डिसाइड किया कि हम लोग वेकेशन के लिए 10 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं, तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो जिनको पता है कि मुझे दुबई से कितना प्यार है, उन सबको लगा कि यार वेकेशन तो नहीं हो सकती, ये जरूर कोई झोल होगा इसके अंदर। और झोल थोड़ा सा था भी। हम एक्चुअल में गए थे एक मकसद के साथ। हम गए थे दुबई में एक्सप्लोर करने कि अगर हमें दोबारा दुबई में सेटल होना है तो क्या ये वही दुबई है जो हम 6 साल पहले छोड़कर आए थे, वही वाली फीलिंग्स आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं अब। हम लोग जब दुबई पहली बार गए थे ना, हम लोग इंडिया से दुबई मूव हुए थे और दुबई हमारी पहली फॉरेन सिटी थी। बट इंडिया से दुबई मूव होना इज वन थिंग, और 6.5 साल नॉर्थ अमेरिका में रहकर नॉर्थ अमेरिका की लाइफ को एक्सपीरियंस करके दुबई वापस मूव होना इज अनदर थिंग। अब जब आप ये सोच कर आते हो ना कि आप कनाडा में सिटीजनशिप लेकर वापस चले जाओगे, तो भाई कनाडा भी बहुत स्मार्ट है। पीआर से लेकर सिटीजनशिप का सफर इतना लंबा है, 3 से 5 साल तो आपको लगे जाते हैं सिटीजनशिप लेने में। और ये 3 से 5 साल डेफिनेटली आप खाली नहीं बैठते। आपकी जॉब लग जाती है, आप अपना घर ले लेते हो, बच्चों के स्कूल शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है एक्चुअल में। तो फिर आप सोचते हो कि जो 3-4 बड़े अट्रैक्टिव फैक्टर्स थे दुबई के, अब उन फैक्टर्स के साथ आपकी जो कनाडा की बड़ी सेटल्ड सी लाइफ है, आपकी जॉब सेटल्ड है, घर सेटल्ड है, लाइफ सेटल्ड है, उनको फिर से अनसेटल करके वापस दुबई जाना, इट्स काइंड ऑफ अ रैश डिसीजन, जिसको लॉजिकल रीजन बनाने के लिए वी थॉट ऑफ गोइंग बैक टू दुबई, एक्सप्लोर द दुबई अगेन, और दुबई को बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी देखें। For most of the duration we stayed in Dubai, we were like a couple without kid. तो हमने ना उस पर्सपेक्टिव से दुबई को कभी देखा ही नहीं कि एक किड को अगर आपको रेज करना है दुबई में तो लाइफ कैसी होगी। हमारा पॉइंट था स्कूल्स की विजिट करना, रेजिडेंशियल एरियाज के विजिट्स करना, रियल एस्टेट एजेंट्स से मिलना, 2-4 बिजनेस के कंसल्टेंट्स थे जिनसे हमारी मीटिंग्स फिक्स थी, उन लोगों के साथ बात करना, दुबई को अलग पर्सपेक्टिव से देखना, फ्रेंड्स से वापस मिलना, उनसे थोड़ा सा कंपेयर करना दुबई की आज की लाइफ को कनाडा की लाइफ से। तो ये सारा रिसर्च करना हमारा मेन मकसद था दुबई जाने का। तो पता तो चल ही रहा होगा, पूरे प्लान के साथ गए थे। प्लान नहीं, ओपन माइंड ओपन हार्ट के साथ गए थे हम दुबई में, ये सोचकर कि अगर दुबई में मूव होना पड़ेगा और अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हो जाएंगे। या तो अभी जो हम आपको पॉइंट्स बताने जा रहे हैं ना, वो हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग पॉइंट्स हैं, हमारी सोच, हमारी करंट सिचुएशन, हमारा करंट लाइफस्टाइल, हमारी करंट जॉब्स। वी ओन 2 हाउसेस इन कनाडा बेस्ड ऑन दैट एज वेल। बच्चा 18 महीने का था जब हम लोग कनाडा मूव हुए थे, उसने कनाडा में अपना डे केयर और अपना स्कूल सब कुछ देखा है, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल शी हैज। उन सब पॉइंट्स के ऊपर हमने अपनी रिसर्च करी एंड वी मेड अ कंक्लूजन। अब कंक्लूजन बनाते हुए भी ना मैं बोलूँगी कि 2 चीज़ें थी। एक थी दुबई जाने के बाद, 6.5 साल के बाद दुबई गए, तो डेफिनेटली आप दुबई में लैंड करते ही ना दुबई को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो और कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में ना नोट्स बनाने शुरू कर देते हो। वो दुबई के लिए नहीं है, जब आप कहीं घूमने जाते हो किसी भी नई कंट्री में या किसी भी नई सिटी में जाते हो, उस कंट्री को आप जाते ही जज करना शुरू कर देते हो, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। तो ये सारी चीजें हमारी दुबई के साथ भी हो रही थी। तो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स वर नॉट द डिसीजन फैक्टर्स, बट वो पाइल अप ऑब्जर्वेशन इतनी ज्यादा होती जाती है कि जब आपका डिसीजन लेने का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं वो सारी ऑब्जर्वेशन भी आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस और बाइस करती है। एक ऑब्जर्वेशन जो हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी ना, वो ये थी कि दुबई इतना वाइब्रेंट है, इतना फास्ट है, कभी नहीं रुकता।
मतलब दुबई में आप जब भी जाओगे आपको डेफिनेटली कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। और हम तो 6 साल के बाद गए थे। अगर आप मतलब उस तरह के प्राणी हो जो नाइट लाइफ को एंजॉय करते हो, जो क्लबिंग वगैरह को एंजॉय करते हो, या बड़ी फिर बिल्डिंग्स, बड़ी रोशनी, बिल्डिंग्स, चकाचौंध, आलीशान कार्स, आलीशान बिल्डिंग्स, लग्जरी, तो मतलब बड़ी फास्ट पेस की लाइफ है जो सोती ही नहीं है। कभी 24/7 चलते हैं, तो आप बड़े फास्ट पेस लाइफ में हो। कनाडा की लाइफ उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बड़ी शांत वर्क लाइफ बैलेंस के साथ, और मतलब बड़ी लेड बैक नाइट्स होती है, शांत जिंदगी होती है। तो वो शांत जिंदगी से बिल्कुल बड़ी फास्ट जिंदगी दुबई है। तो कनाडा में वीकेंड्स पे 7 बजे मॉल बंद हो जाते हैं और दुबई में वीकेंड पर आपको 2 बजे बंद होते हैं। तो ये थोड़ा फर्क उस टाइम भी था जो दुबई के लिए अट्रैक्ट करता है आपको, तो ये फर्क तो आज भी है। बट एज अ कपल आपको वो फर्क बहुत अच्छा लगता है। बट विद किड यू एनीवेज कम बैक टू योर होम एट 9 PM, सो इट डजंट मैटर। तो और सेफ्टी, दुबई उस टाइम भी बहुत सेफ था गर्ल्स के लिए, रात को अकेले जाने के लिए, फैमिलीज के लिए। वो आज भी है। दुबई still is the safest place in the world, I would say. एंड देयर वर सम अदर ऑब्जर्वेशंस एज वेल, जो होता है ना, वो आपको क्रिटिक्स हो जाते हो, कुछ ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हो। तो ऐसी कुछ चीजें हमने वहाँ पे वो भी देखी। क्रिटिक्स नहीं कहोगे, जैसे मैं आपको पॉइंट बताऊंगी जो हमने बीइंग अब 6.5 साल कनाडा में रहने के बाद ऑब्जर्व किए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स भी हो सकते हैं। एंड वी वर लाइक ओके, काइंड ऑफ दैट। तो नवंबर में जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर आए, इट वाज लाइक 30 डिग्रीज एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग 30 डिग्रीज इन नवंबर। अब 30 डिग्रीज हमारे यहाँ ना समर्स में जाता है, और हम लोग यहाँ पर अच्छी खासी ठंड देखकर वहाँ गए थे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्लेजेंट वेदर, टैन कर देने वाली गर्मी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे ही हम लोग वहाँ गए और 30 डिग्रीज देखा, तो वी वर लाइक अच्छा, मतलब दुबई में एक ही वेदर है। बहुत ज्यादा गर्मी, थोड़ी सी गर्मी और गर्मी, मतलब गर्मी ही गर्मी, गर्मी के वेरिएशन है। तो इमीडिएटली हमें तो मेरे दिमाग में आया, तो वी डिड नॉट डिस्क्लोज दैट टू ईच अदर, कि यार अगर हम लोग यहाँ मूव हो गए तो हम वो कनाडा का फॉल तो फिर कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। वी माइट मिस द स्नो ऑल्सो, राइट, बिकॉज इतने साल रहने के बाद कहीं ना कहीं मेक फ्रेंड्स विद द विंटर्स ऑल्सो। जैसे दुबई में कहते हैं ना कि 3 महीने बहुत ही गर्मी, भाई जब नवंबर में 30 डिग्रीज है तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन जून जुलाई में क्या वेदर होता होगा। 50 डिग्री तक भी चला जाता है, 40-45 डिग्री। तो आप उसके साथ भी फ्रेंड्स बन ही जाते हो ना। 3 महीने आप समर के साथ फ्रेंड्स बन जाते हो, तो ऐसे हम 3 महीने विंटर्स के भी फ्रेंड बनी गए हैं। एंड आई एम कंपेयरिंग दुबई विद टोरंटोज वेदर। कैलगरी, सस्केचुअन और बाकी नॉर्दर्न टेरिटरीज की बात नहीं कर रही हूँ, टोरंटो की बात कर रही हूँ। वी लिव इन टोरंटो। तो ये तो एक फील हुआ कि यार यहाँ आ गए तो हम कनाडा के अलग अलग वेदर को मिस करेंगे। अब उसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी वो ये थी कि दुबई में डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसकी वजह से दुबई की रोड्स, यार इतनी अमेजिंग रोड्स हैं, बट फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था दुबई की रोड्स पे, और सरप्राइजिंगली लोग हॉन्किंग कर रहे थे। ट्रैफिक देखो हर जगह पे, आप न्यूयॉर्क जाओ वहाँ पे दुनिया जान का ट्रैफिक है, दिल्ली में भी दुनिया जान का ट्रैफिक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट दुबई में हमने हॉन्किंग एक्सपीरियंस करेंगे ये नहीं सोचा था। और दूसरा मुझे लगा कि जहाँ पे दुबई में इतने ट्रैफिक फाइन्स है भाई, ताकि लोग बहुत अच्छा चलाए। कहते हैं दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया आपने, एक डिग्री ले लिया, दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना इतना डिफिकल्ट है। जैसे अब मैं वो नहीं करूँगी, जैसे लोग अब कनाडा के लिए भी 1-2 सिटीज है जिनके लिए ऐसी बातें करने लग गए हैं कि कनाडा में लोग ऐसे ड्राइव करते हैं। मुझे दुबई में बेटर ड्राइविंग क्यों की थी। अगली ऑब्जर्वेशन जो मैं कह सकती हूँ ना, वो ये है कि वी फील द लैक ऑफ डाइवर्सिटी देयर। वो थोड़ा सा अजीब है। हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन हमें लगा। अब दुबई में वैसे तो कहने को 200 नेशनैलिटीज हैं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि दुबई में सिर्फ साउथ एशियंस हैं। बट डोमिनेंटली वहाँ पे आपको साउथ एशियन नेशनैलिटीज ही दिखेंगी। मतलब जैसे हम यहाँ कनाडा में देखते हैं, हर तरह के नेशनैलिटीज दिखती है यहाँ पर, हर स्किन कलर के लोग दिखते हैं, हर यूरोपियंस में दिखते हैं, अफ्रीकन में दिखते हैं, इंडियंस में दिखते हैं, सब दिखते हैं। वहाँ पे साउथ एशियंस इतने ज़्यादा है कि वहाँ पे अगर आप ये बोलो कि सिर्फ हिंदी भी आती है तो आपका काम चल जाएगा। अब जो दूसरी नेशनैलिटीज़ है, सब लोग ना अपने अपने अलग अलग क्लस्टर्स में स्कैटर्ड है। मतलब जो अफ्रीकन लोग हैं वो लोग कहीं किसी अपनी लोकेलिटी में अलग से रहते हैं, उनके बच्चों के स्कूल्स भी अलग हैं। अरेबिक लोग अपनी अलग लोकेलिटी में रहते हैं। जो वहाँ पे यूरोपियंस हैं या फिर नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन हैं, उनका अपना अलग क्लस्टर ना, सभी लोग ना अपने अपने मैं कहूँगी झुंड में रहते हैं। तो एक्चुअल में ना ये हमने फील किया कि जो बच्चे हैं ना, स्पेशली वो उनका जो सर्कल बनता है वो उन्हीं की नेशनैलिटी का ही बनता है, क्योंकि वो सेम काइंड ऑफ स्कूल में जाते हैं जिसमें सारे आपको वही बच्चे मिलेंगे। तो डाइवर्सिटी जो है या फिर मल्टी कल्चरल जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों को डेफिनेटली वहाँ पर नहीं मिलेगा। लैक ऑफ डाइवर्सिटी
एक चीज़ थी जो हमें कहीं ना कहीं पिंच करी जब हमने एमी के पर्सपेक्टिव से दुबई को देखा। अब अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो भाई एमी किस तरह के स्कूल में जाएगी वहाँ पे? वहाँ मोस्टली इंडियंस के बच्चे या तो सीबीएसई स्कूल्स में जा रहे हैं या आईबी स्कूल्स में जा रहे हैं। अब सीबीएसई स्कूल की जो फीस है वो फिर भी बहुत सारी फैमिलीज के लिए अफोर्डेबल है, बिकॉज हर तरह के सीबीएसई स्कूल्स है। 1000 दिरहम से लेकर 2000, 2500, 3000 दिरहम तक के भी स्कूल हैं। आईबी स्कूल्स आर मेनली ऑन एक्सपेंसिव साइड, मतलब आईबी स्कूल्स शुरू ही होते हैं मेरे ख्याल से 50,000 दिरहम्स पर ईयर उनकी फ़ीस रहती है। उसके बाद आप क्लास वाइज जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाएगी फ़ीस भी बढ़ती जाएगी, 3-4 हज़ार दिरहम हर क्लास पे फ़ीस बढ़ जाएगी। और आप उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन ऐड करोगे, यूनिफॉर्म ऐड करोगे, एक्स्ट्रा करिकुलर ऐड करोगे, वो सारी चीज़ें ऐड करोगे, तो आईबी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना कहीं ना कहीं आपको 6,000 दिरहम से 6500 दिरहम के आसपास का पड़ेगा। जितने भी लोग हम दुबई में जानते हैं जिनके बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं, 100% ऑफ द पीपल जिनको हम जानते हैं उनके बच्चे पढ़ने के लिए या यूके गए हैं या यूएस गए हैं या कनाडा गए हैं, किसी ने भी हायर स्टडीज़ दुबई में नहीं करी अपनी। अब अगर बच्चे ने पढ़ने के लिए वैसे ही कनाडा में वापस आना है या यूएसए में वापस आना है तो उसको कनाडा करिकुलम में ही रखना चाहिए ना, ताकि वो उस चीज़ के साथ रिलेट कर सके। तो आईबी स्कूल्स मेक मोर सेंस फॉर आर किड इन दुबई। देयर वॉज अ पॉइंट जब एमी ने मुझसे पूछा कि दुबई की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है क्या। अब आपको हम बताते हैं डिसीजन लेने में किन किन चीज़ों ने हमारी हेल्प करी। अब उसके ऊपर बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमने एक वहाँ पर ना एक आइडिया लिया कि अगर हम अपना सेम लाइफस्टाइल, अच्छा घर, अच्छी लोकेलिटी, अच्छा घर अच्छी लोकेलिटी में अपना अपना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ठीक है, बड़ा घर अगर नहीं मिलेगा तो अच्छी लोकेलिटी में मिलेगा, हाई राइज है, तो अगर हम एक डिसेंट मतलब अपना जो लाइफस्टाइल है उसी लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली जब कंपैरिजन करते हैं ना तो फिर वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ही होना चाहिए। अब हम यहाँ पर सेटल्ड हो चुके हैं, हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो दुबई में बिल्कुल अभी आए हैं या सेटल होने का ट्राई कर रहे हैं। 10 साल दुबई में रहने के बाद आप उस बंदे के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते जो कनाडा में नया इमिग्रेंट आया है। जैसे अगर आप बोलो कि कनाडा में भी स्ट्रगल है, घर नहीं मिलते हैं, जॉब नहीं मिलती है, ऑल ऑफ दैट, तो हर कंट्री आपको टाइम के साथ ग्रोथ देती है। बट हमारा क्या है कि भाई एक बार आपने एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया, अब आप कभी भी डिग्रेड करना नहीं चाहोगे अपने लाइफस्टाइल को। अगर आप अपनी करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट अपना करंट लाइफस्टाइल मेंटेन तो करना चाहोगे ना। तो अगर 3 बेडरूम अपार्टमेंट की हम दुबई में बात करें, हमें कितने में मिलेगा? अराउंड 120 पर ईयर। तो इसका मतलब 10,000 लगा लो, 10,000 दिरहम महीने का मिनिमम रेंट है वो आपको वहाँ पर पे करना अगर पड़ेगा। आप नई टेनेंसी लो तो अब कई लोग बोलेंगे कि हमारा 3 बेडरूम है बट हम तो 80 पे करते हैं, बट 85 पे करते हैं। आप अपनी वो पुरानी टेनेंसी छोड़कर देखो और नई टेनेंसी लेकर देखो। वी एक्चुअली एक्सप्लोर प्लेसेस, वी एक्चुअली सॉ द अपार्टमेंट्स। हम लोगों ने रियल एस्टेट ऑफिसेज विजिट किए हैं जिन लोकेलिटीज़ में हम लोग रहना चाहते हैं। हमें कोई भी अपार्टमेंट 120 से कम वहाँ पर नहीं मिला। 3 BHK डिसेंट हाउस। इनफैक्ट 2 बेडरूम्स भी अगर आप मरीना JLT एरियाज में जाते हो तो वहाँ पर 2 बेडरूम आपको 110, 120 इतने के मिलेंगे। तो 10,000 लगाकर चलो कि मिनिमम आपका रेंट है। उसके अलावा यूटिलिटी अलग से पे करते हो, वो भी 1,500-2,000 आ जाती है। देन यू हैव योर ग्रॉसरी, अगेन 1,500-2,000 उसका हो जाएगा। फिर स्कूल्स हो गए, जैसे हमने बताया कि अगर IB स्कूल में एमी जाती है तो 6-6,500 उसका फ़ी प्लस जो और एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म, बुक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारी चीज़ें अगर आप मिलाते हो तो 6-6,500 एंड देन $1,000 लगा लो कि हमने थोड़ा सा कुछ अपना डाइनिंग वगैरह कर लिया, $1,000 कुछ 2 कार्स मेंटेन करी। यहाँ पर हम लोग 2 कार्स मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर हमने दुबई में 2 कार्स मेंटेन करनी हो तो उसका भी जो 3-4 हज़ार उसका लग जाएगा महीने का। तो हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी जो हमारा करंट लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से। तो वी नीड 30,000 दिरहम्स मिनिमम टू मेंटेन आर करंट लाइफस्टाइल, जिसमें हमने अभी सेविंग्स ऐड नहीं करी है। जबकि कनाडा में हम थोड़ी बहुत हर महीने सेविंग्स भी कर लेते हैं, बट दुबई में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए हमें 30,000 दिरहम्स चाहिए। अब ऐसा नहीं है 30,000 दिरहम्स की हम लोग को वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, बट जॉब हमें इसलिए नहीं करनी वहाँ पर क्योंकि 48 आवर्स का वर्क कल्चर, और सिर्फ 48 आवर्स का वर्क कल्चर नहीं है, वर्क कल्चर भी एक ऑब्जर्वेशन थी हमारी। जब हम लोग पहले दुबई में थे तब भी ऐसा ही था कि ओवर टाइम बहुत कॉमन था। कई बार आप वीकेंड्स पे भी काम करते हो और उसकी कोई सैलरी नहीं मिलती है आपको। वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली नहीं है, मतलब वो वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पर बुरा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, अगेन मैंने सारे पॉइंट्स हमारे दुबई के मीटअप में जो लोग आए थे उन सबके साथ डिस्कस किए थे। ग्रॉसरी वाला पॉइंट डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग का पॉइंट डिस्कस किया था, अपने फ्रेंड्स के साथ ये बातें डिस्कस करी, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में डिस्कस किया। सभी लोगों के यही पॉइंट है कि वर्क लाइफ बैलेंस दुबई में नहीं है। तो अब मैं
जीरो नहीं बोलो, चलो कोई बात नहीं, जीरो नहीं कह सकते हो। लेकिन अब जब हम कनाडा में हैं, पिछले 4 साल से मेरा रिमोट वर्क चल रहा है, हफ्ते में 1 या 2 दिन मुझे ऑफिस जाना होता है, 37 आवर्स का वर्क वीक है। अगर 37 आवर्स के ऊपर थोड़ा सा अगर हमें कभी वीकेंड पे काम करने के लिए उन्होंने बोल दिया या फिर कहीं किसी जॉब फेयर में ट्रैवल करने के लिए भी बोल दिया, तो उसका हमें मतलब ओवर टाइम मिलता है, सैलरी मिलती है। 37 आवर्स के ऊपर आप कितना करो, आपको ओवर टाइम है। इस वर्क कल्चर में काम करने के बाद, 37 आवर्स के वर्क कल्चर में काम करने के बाद, वर्क लाइफ बैलेंस को इतना इंजॉय करने के बाद, एंड विद अ किड, आई डोंट थिंक आई कैन गो बैक टू 48 आवर्स वीकली। अगर हम बिजनेस को माइंड में रखकर जाते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस कम्स विद अ रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट एज वेल। अपनी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम सोचेंगे कि जितना अगर जॉब से हम कमा सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए, डेफिनेटली उससे ज़्यादा कमाएं ताकि कुछ सेविंग्स भी हों। और बिजनेस में क्या होता है कि अप डाउन आते रहते हैं, तो डाउन टाइम के लिए भी यू नीड टू हैव सम एडिशनल मनी। अब ऐसा नहीं है कि हमने बिज़नेस एक्सप्लोर किए ही नहीं, हमने बिज़नेस डेफिनेटली एक्सप्लोर किए और हमारे दिमाग में ना दोनों चीज़ें चल रही थी। हम सर्विस बिजनेस भी एक्सप्लोर कर रहे थे और रिटेल बिजनेस भी एक्सप्लोर कर रहे थे। बट जब सर्विस बिजनेस की बात आती है ना, डेफिनेटली सर्विस बिजनेस में ओवरहेड्स आपके कम होते हैं, बट उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी PR, आपकी नेटवर्किंग। और दुबई से 6.5 साल दूर रहने के बाद ये कॉन्फिडेंस जो था ना, वो शिल्पा को तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मतलब उसको लग रहा था कि जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा हाई होने वाला है दैट इट विल टेक वे लॉन्ग टाइम टू गेट सेटल्ड इनटू द बिजनेस, या फिर बिजनेस जो विन करना होता है दूसरे अपने कंपेटिटर से, दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग। अब फिर जब हम कंज्यूमर एंड रिटेल बिजनेस में आए तो उसमें डेफिनेटली ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सेटअप कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा या सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वीज़ाज, उनके इंश्योरेंस, उनका कई बार तो रहने का भी आपको अरेंज करना पड़ता है। एंड देन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मांग रहे थे यार वो बिजनेसेस। आपको बताता हूँ, एक बिज़नेस हमने एक्सप्लोर किया था, एक वहाँ पर ना रूफ टॉप रेस्टोरेंट एंड बार था, एक फेमस होटल में था, एंड दे वर आस्किंग फॉर 4 मिलियन दिरहम्स फॉर दैट बिजनेस। एंड उसके फाइनेंशियल वगैरह सब हमने स्टडी किए, बट दैन रिजल्ट वॉज मतलब ठीक है 50-60 हज़ार दिरहम हमें सेविंग उसमें हो जाती महीने की, बट स्टिल मतलब इतना ज़्यादा ना इम्प्रेसिव नहीं लगी वो चीज़। मतलब रिस्क जितना था ना, वो रिस्क लेने का मन नहीं बना। 4 मिलियन दिरहम्स आप बिजनेस सेटअप करने में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आपके पास इतने सारे एम्प्लॉयज थे उस रूफटॉप बार में, 28 एम्प्लॉयज थे। 28 एम्प्लॉयज का पेरोल हर महीने चलाना, उतना कुछ करने के बाद आप वही 50-1 हज़ार दिरहम ही कमा पा रहे हो। अब आप कहोगे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम्हें इतने बड़े हाथ मारने की होती है, तो बात वही है ना कि यार अपनी लाइफ स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके दुबई जाने का भी मन नहीं है, क्योंकि फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे चीज़ को। जो हम करंट में कनाडा में रह रहे हैं वैसा ही तो हम चाहते हैं, उसमें हमें बड़े बड़े बिजनेसेस में हाथ मारने पड़े, छोटे छोटे बिजनेसेस में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं था। अब छोटे बिजनेस की बात करें ना, तो हमने बहुत सारे छोटे बिजनेस भी एक्सप्लोर किए थे। हमने रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर किए, हाई एंड सैलून्स थे, जिम थे, हाई एंड जिम थे। तो हमने ये चीज़ देखी कि उन बिजनेसेस में ना प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है, एंड दैट वाज समवेयर द रीज़न जिसकी वजह से जो सेलर्स थे ना वो सेल कर रहे थे। दो हर कोई जब बेचता है ना तो ये बताता है वी आर मूविंग, दैट्स व्हाई वी आर सेलिंग, और वी हैव सम अदर बिजनेसेस एज वेल, वी आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू दिस बिजनेस। बट या वो पता चल जाता है अंदर, जब सारी चीज़ें देखते हो तो पता चल जाता है कि उन बिजनेसेस में उतना दम नहीं है। और अगर स्क्रैच से कोई बिजनेस शुरू करो तो उसके लिए यार मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। मुझे लगा कि यार 3-3, 4-4, 5-5 साल से ये लोग वही बिजनेस चला रहे हैं, ये नहीं चला पाए, इनके फेल हो रहे हैं, ये लोग बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम स्क्रैच से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दें। वो रिस्क ही था ना। अब रिस्क लेने का फ़ायदा तब ज़्यादा होगा जब हम लोग 100% श्योर थे कि हमें दुबई में मूव होना ही होना है। मतलब हम लोग बिजनेसेस को एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टमेंट करें, वो भी उन्हीं बिजनेसेस में जहाँ से फाइनली नेट रेवेन्यू आपका 40,000 to 45,000 आ जाए। इतना कुछ आप तब करोगे जब आप इतने डेस्परेट हो दुबई में मूव होने के लिए कि नहीं भाई हमें तो भाई कनाडा से निकलना ही निकलना है अब, और दुबई मूव होना ही है, तो कुछ भी कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी था कि एमी को वहाँ पर कैसा लगेगा, वो वहाँ कैसा फील करेगी, वो वहाँ पर सेटल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसका फ्यूचर तो हमने ही देखना है, बट फिर भी एक उसकी लाइकिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी थी। उसको आपने वीडियो पे भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने तो ये कमेंट्स भी किए हैं कि एमी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है दुबई में। दो जितना खुशी आपको हमारे चेहरे पर दिख रही थी, एमी उतनी सैड थी। वो इसलिए सैड नहीं थी कि हम लोग दुबई में हैं, एक तो उसका जेट लैग ख़त्म ही नहीं हुआ। मतलब 12-12 घंटे हम लोगों ने उसको होटल में सुलाया है, उसके बाद भी उसको 1 हफ्ता लगता है उसका जेट लैग रिमूव होने में। ये इंडिया हम लोग गए थे, वहाँ भी हमने ऑब्जर्व किया था, बट इंडिया हम लोग 25 दिन के लिए गए थे, तो 1 हफ्ते में उसका जेट लैग खत्म हो गया था। बट उसको दुबई कुछ खास पसंद
पसंद भी नहीं आया। देखो हमारे इमोशनल रीजंस थे, हमारे जो आपको फैक्टर्स बताया कि सेफ्टी, टैक्स फ्री सैलरी, ये और वो सारे रीजंस थे। एमी का उनमें से कोई रीज़न नहीं है। शी डजंट हैव एनी रीज़न टू इंक्लूड प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स इंडिया फॉर दुबई। उसका टैक्स फ्री वाला भी नहीं। और टैक्स फ्री की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर जैसे एमी की एजुकेशन फ्री है। अब अगर वहाँ पे हम लोगों को टैक्स नहीं पे करना, बट एमी का स्कूल का 6-6.5 हज़ार पे करना है, तो वो बैलेंस आउट ही हो गया। तो टैक्स फ्री वाला तो हमारे लिए भी खत्म हो गया। वेदर की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये फील हुआ कि यार ठीक है, कनाडा में मे बी विंटर्स बहुत ज़्यादा होंगी, बट दुबई में फिर आपको एक ही वेदर देखने को मिलेगा विद नो नेचर। तो वेदर वाला फैक्टर भी खत्म हो गया था हमारे लिए। मेनली जो 2 फैक्टर बचे थे वो सेफ्टी की बात पे आप क्या करोगे, क्या बोलोगे? सेफ्टी तो डेफिनेटली, सेफ्टी में दुबई इज़ नंबर 1। कनाडा में भी ऐसा कोई बुरा नहीं है, कनाडा भी सेफ है। मतलब हमारे साथ पर्सनली तो ऐसा कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है जिसकी वजह से हमें लगे कि कनाडा छोड़ के भाग जाओ। हाँ डेफिनेटली। तो सेफ्टी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है दुबई छोड़कर हम लोग बड़ी अनसेफ कंट्री में आ गए। सेफ्टी भी ठीक है। येस, प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है अभी भी दुबई के साथ। बट बात पता है क्या है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि एमी को दुबई बिल्कुल पसंद नहीं आया। दो हम एक बच्चे के लाइकिंग और डिसलाइकिंग को लेकर अपनी लाइफ का एक डिसीजन नहीं ले लेंगे कि बच्चे को पसंद नहीं आया तो हमें नहीं जाना। बट जैसे उसने 7 दिन दुबई के लिए अपना एटीट्यूड रखा है ना, बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड। मतलब मैं बड़ी न्यूट्रल सी हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं है गलती से कि दुबई बहुत अच्छा है, कहीं सच्ची में माँ बाप यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, उसका वो वाला एटीट्यूड था। व्हाट इफ हम लोग एक्चुअली में वहाँ मूव हो जाए। और उसके बाद एमी का यही एटीट्यूड रहा और ये एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। उसको 6 महीने के बाद भी दुबई समझ में नहीं आया, उसको 1 साल के बाद भी दुबई समझ में नहीं आया, और वो हमें ब्लेम करने लग जाए कि उसकी कनाडा में इतनी अच्छी लाइफ थी। उसका डायलॉग बताती हूँ, शी वाज लाइक, मामा योर दुबई कुड बी वेरी गुड, but my life in Canada is also very good and I don't want to change my life for a better life। ये उसका डायलॉग था एंड दैट शुक मी टू द कोर। एंड आई वाज लाइक, मतलब ये बच्चा इतना एडमेंट है कि उसको अपनी लाइफ बेटर के लिए भी चेंज नहीं करनी है। शी इज सो हैप्पी इन हर लाइफ इन कनाडा। और जैसे मैंने बोला कि मोस्टली हायर स्टडीज़ के लिए बच्चे यहीं पे मूव हो जाते हैं। तो अब अगर हम लोग वहाँ दुबई जाएंगे, एक बिजनेस को सेटल करेंगे, बिजनेस को अपना टाइम देंगे, बाय द टाइम बिजनेस ग्रो करेगा, वो टाइम आ जाएगा जब एमी को हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा मूव होना है। देन आर वी मूविंग बैक विद एमी हियर, या फिर हम लोग दुबई में ही रहने वाले हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के पास होने की वजह से, पेरेंट्स के पास होने की वजह से हम लोग अपने बच्चे से ही दूर हो जाएंगे। तो ये भी हमें लगा कि यार जब 8-10 साल में एमी ने वापस यहीं आना है, हम अपनी लाइफ को, हम इस लेवल पर पहुंच गए अपनी लाइफ के, कितनी बार अपनी लाइफ को ऐसे करते रहेंगे कि इंडिया से दुबई मूव हुए, दुबई से कनाडा मूव हुए, कनाडा से फिर दुबई मूव हो गए। तो आई थिंक यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू चूज इंडिया और यू वांट टू चूज लिविंग क्लोजर टू योर किड्स। अच्छा, एक पॉइंट में जो दुबई को और दूंगा वो है दुबई का हेल्थ केयर। दुबई का हेल्थ केयर सिस्टम इज़ टू गुड। दो हमें पता है हम वहाँ पर जाएंगे, बिजनेस करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी है तो हमें खुद ही बाय करना पड़ेगा। बट ये पता है कि अगर वो 2-4 हज़ार दिरहम महीने के अगर खर्च करेंगे ना, उसके बाद जो सर्विसेज हैं 3 लोग 2-4 हज़ार दिरहम 3 लोग ऑफ कोर्स। कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है और कनाडा में भी बहुत अच्छा है हेल्थ केयर। ओनली थिंग इज़ यहाँ पर वेट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एक बार अगर आप एंटर कर गए हॉस्पिटल में तो डेफिनेटली यहाँ पर भी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। बट हाँ, दुबई उस मामले में डेफिनेटली नंबर लेता है। दुबई में वेट करने की जरूरत नहीं है यार, अगर आपको चाहिए तुरंत तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ बहुत ही पर बड़ी तो चीज़ है। दुबई सिक्योर, सो दुबई पॉइंट लेगा। हेल्थ केयर पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, दुबई को आपको पॉइंट देने ही पड़ेंगे। दुबई सेफ्टी पर पॉइंट लेगा, दुबई प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया पर भी पॉइंट लेगा। टैक्स फ्री सैलरी पर मैं पॉइंट नहीं दूंगी, बिकॉज मैं बोलूँगी कि हमारा स्कूल की एजुकेशन पे ही बैलेंस हो रहा है। वेदर पर भी अब मैं दुबई को पॉइंट्स नहीं दूंगी, बिकॉज वी आर ओके। आई एंजॉय ऑल द वेदर्स इन कैनेडा, और उसकी वजह से अगर मुझे 2 महीने बहुत हार्श विंटर्स देखने पड़ रहे हैं इक्विवेलेंट टू हार्श समर्स इन दुबई, तो इट्स ओके। तो मैं पॉइंट्स किसी को भी नहीं दे रही। अच्छा, स्कूल की एक और बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कनाडा में स्कूल्स फ्री हैं बट यहाँ पे पढ़ाई कहाँ होती है। आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, CBSE इज़ फास्ट पेस्ड, वहाँ पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती होगी। IB क्यूरिकुलम में वहाँ दुबई में भी, और यहाँ पर अगर हम कनाडा की बात करें तो यहाँ पर ठीक है उतना फास्ट पेस नहीं है, बट दैट डजंट मीन यहाँ के जो किड्स हैं दोज आर नॉट इंटेलिजेंट, नॉट स्मार्ट। किड्स आर रियली वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। उनके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है। ये एटलीस्ट एमी को और उसके फ्रेंड्स को देखकर हमने ये तो जज किया है। कई बार वो हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि हमें गूगल करने पड़ जाते हैं। तो कनाडा के एजुकेशन सिस्टम से मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं है। आई थिंक माई किड इज इन गुड हैंड्स। दो लव एंड इमोशंस इज वन थिंग, बट कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप एक जगह को दोबारा देखने जाते हो तो आपको लगता है कि इमोशंस और फीलिंग्स ही थी जो इस जगह को बहुत स्पेशल बनाती थी, वरना तो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर प्लेस। तो या इस बार मैंने दुबई के साथ ये जरूर फील किया कि
लव और इमोशंस थे वो रहेंगे, बिकॉज जो आज हमारी अच्छी ज़िंदगी का बेस है ना वो हमें दुबई से मिला था, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दुबई फॉर We दैट। will always be grateful. Yeah. बट उसके लिए कनाडा ने भी हमें बहुत दिया है, हमारे दोस्त दिए हैं, बहुत सारे दोस्त दिए हैं जिनके बिना अब दुबई में शायद रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों को मैं एक पॉइंट दूंगी, दुबई में अब हमारी फैमिली नहीं है। जब हम लोग दुबई से यहाँ मूव हुए थे तो हमारी फैमिली थी, अमित के एक ब्रदर और एक कज़न वहाँ दुबई में थे, बट अब दोनों इंडिया मूव हो चुके हैं। तो अब यही देखना था कि यार एक स्टेबल अच्छी जॉब्स, अच्छा स्कूल, अच्छी लाइफ, सब कुछ और अच्छा घर, इन सब को छोड़कर वापस अपनी लाइफ को हिलाने के लिए दुबई जाना है। वो डेस्परेशन है कि नहीं है? तो वो डेस्परेशन थी। तो मुंह तोड़ आई है ये इस बार दुबई से। तो यार दुबई का वो जो मोह था ना, मैंने कनाडा में 6.5 साल इसी उम्मीद और इसी प्रे करने में और इसी आस में निकाल दे कि एक दिन मैं वापस सेटल होने दुबई जाऊंगी। मैं ये चाहती थी। मैं कनाडा को कभी भी ना ओपन आर्म्स के साथ एम्ब्रेस इसलिए नहीं कर पाई थी बिकॉज दुबई का प्यार कहीं ना कहीं दिल में हमेशा से था। बट इस बार जाकर मैंने खुद ये डिसाइड किया कि आई एम बेटर ऑफ इन कनाडा। तो अगर आप समरी पूछो इस वीडियो की तो वो ये है कि बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंसेस, फैक्ट्स, रिसर्च, मीटिंग्स, एवरीथिंग, We are not moving back to Dubai. एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। अब ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली के लिए शायद सच ना हो सकता है आपकी फैमिली हो वहाँ पे, भाई बहन हो, पेरेंट्स हो वहाँ पे, आपके लिए लाइफ वहाँ पे डिफरेंट हो। हमारे लिए वो सारे फैक्टर्स नहीं है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल ऑल्सो बिकॉज वी शेयर आवर लाइफ इन कनाडा विद यू। चलो गाइज, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।